सोनम, मुस्कान, शिवानी, रवीना, राधिका, ऐसे कई नाम हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, कई सारे सवाल हैं। आखिर जिसे कुदरत ने, सृष्टि ने, भगवान ने सृजन का अधिकार दिया, उसे हत्या क्यों करनी पड़ी? या आखिर सहनशीलता, धैर्य, ममता, स्नेह की पर्याय महिलाओं में अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक बेरहमी से हत्या के मामले सामने आ रहे हैं? तेरे मेरे सपने एक ऐसी पहल है जिसके जरिए महिला आयोग कोशिश करेगा कि ऐसी वारदात के ग्राफ को कम किया जा सके। राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्या वाकई नार्को टेस्ट ज़रूरी है जो पूरी पड़ताल की दिशा को बदल कर रख देगा? क्या तेरे मेरे सपने जैसा मिशन तलाक के बढ़ते आंकड़ों को कम करने में लगाम कस सकेगा? आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम रघुवंशी, साथ ही शिवानी, रवीना, राधिका, ऐसी लंबी लिस्ट है जहां प्रेमी के लिए पति का कत्ल कर दिया गया। कई मामले तो इतने बेरहम हैं कि सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेमी के लिए पतियों की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक सिलसिला सा चल रहा है। समाज में शादी के बाद पति और पत्नियां एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इन वारदातों पर स्वतः संज्ञान, स्व मोटो लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पहल शुरू कर दी है। एक अभियान है, तेरे मेरे सपने, ये शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 10 राज्यों के 24 शहरों में युवक युवती संवाद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में लड़कों और लड़कियों को शादी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। संवाद केंद्र, इन्हें तेरे मेरे सपने नाम देकर खोला जाएगा। उद्देश्य क्या है? युवाओं को विवाह से पहले सही मार्गदर्शन मिल जाए, काउंसलिंग हो जाए और वो एक दूसरे को समझ लें। ये मौका देने की कोशिश है ताकि विवाह के बाद रिश्ते में गलतफहमियां और टकराव की नौबत ना आए। इसी पहल के तहत इंदौर में भी संवाद केंद्र खोला जाना है। इंदौर ही क्यों चुना गया होगा? क्योंकि इंदौर का ही सोनम रघुवंशी वाला मामला है। ये लगातार सुर्खियां बना हुआ है। ये पहल उन शादियों में संवाद की कमी को दूर करने की कोशिश है जो बाद में हिंसा, हत्या जैसे गंभीर परिणामों में बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पहल की बात कर रहे हैं। ये पहल की नौबत क्यों आई है? लोगों का क्या कुछ कहना है? और क्या सच वही है जो सुर्खियों में नजर आ जाता है, सोशल मीडिया पर नजर आ जाता है? वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले तेरे मेरे सपने को समझ लीजिए। तेरे मेरे सपने का मूल मंत्र है पहले संवाद, फिर विवाह। ये केंद्र युवक युवतियों को भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समझ प्रदान करेगा ताकि न केवल एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें बल्कि जीवन साथी चुनते समय सही निर्णय ले सकें। राजा रघुवंशी की हत्या और ऐसे ही मामलों से मिले सबक को अब समाज को रिश्तों की गंभीरता और संवाद की ज़रूरत फिर से समझाने की कोशिश इसके ज़रिए की जा रही है। ये पहल रिश्तों में विश्वास और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि आयोग ने देर से ही सही, कम से कम देर आयत दुरुस्त आयत की है। आयोग ने जानकारी दी है कि प्रचार प्रसार करके युवाओं को सेंटर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में भी संवाद केंद्र खोलने की तैयारी है। तेरे मेरे सपने संवाद केंद्र खोलने को लेकर महिला आयोग एक वर्कशॉप भी करा चुका है। इसमें आए युवाओं की काउंसलिंग की गई, उसका प्रभाव देखा जा चुका है। ट्रायल सफल रहा है। इसके बाद संवाद केंद्रों को बाकी राज्यों में खोलने का फैसला लिया गया है। आयोग की तरफ से बताया गया कि संवाद केंद्र खोलने का आइडिया महिला आयोग के जो सीनियर एनालिस्ट हैं बीनू पीटर, उनका है। अभियान का एक मकसद ये भी है कि तलाक के बढ़ते मामलों में कमी आए। शुरुआत में जब इसकी प्लानिंग की गई तब तलाक ही इसका केंद्र था, सेंटर पॉइंट था। लेकिन बाद में सोनम और मुस्कान जैसे हत्याकांड भी इसमें जोड़े गए। आज फटाफट जान लीजिए इन नामों के बारे में जिन्होंने आयोग को मजबूर कर दिया कि इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। सोनम रघुवंशी का केस क्या है? वो सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून पर हत्या करवा दी, शव को खाई में फेंक दिया। सोनम और राजा दोनों इंदौर के रहने वाले। 11 मई को शादी हुई थी। 21 मई को हनीमून के लिए वो मेघालय के शिलोंग पहुंचे। 23 मई को सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर राजा की तेज धार हथियार से हत्या करके शव को खाई में फेंक दिया। हत्या करने के बाद सोनम फरार हो गई। 2 जून को राजा का शव बरामद हुआ। 9 जून को सोनम खुद सामने आई। इंदौर वाराणसी में वो छिपकर रही और 9 जून को अचानक से वो गाजीपुर पहुंची। घर वालों को फ़ोन किया और वहां से उसकी गिरफ्तारी या सरेंडर जो कहें वो हुआ। खुलासा ये भी हुआ कि अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की उसने साजिश रची थी। इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था क्योंकि जिस सोनम के लिए दुआएं की जा रही थी, पूजा की जा रही थी, प्रार्थना की जा रही थी कि सोनम वापस आए, सकुशल वापस आ जाए, वही सोनम, वही पीड़िता आरोपी में तब्दील हो गई, विक्टिम एक्यूज्ड में तब्दील हो गया। यही वजह थी कि इस केस ने पूरे देश को ज़्यादा झकझोर कर रख दिया। और सवाल सबके मन में यही है कि आखिर राजा को क्यों मारा गया?
अब मुस्कान रस्तोगी का क्या मामला था? उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी सौरभ राजपूत की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने की। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर इस मर्डर को इन्होंने प्लान किया। 3-4 मार्च की रात को सोनम और साहिल ने चाकू से सीना चीरकर सौरभ की हत्या की। फिर सौरभ के शव के 4 टुकड़े किए गए, नीले रंग के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया गया। इसके बाद 2 मामले और आए हैं जिसमें इसी तरह डेड बॉडी को छुपाने के लिए सीमेंट से सील किया गया, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो बदबू होती है, वो काफ़ी वक्त बाद निकलती है। अनटिल एंड अनलेस के शव फूलकर दीवारों को फाड़ ना दे। कोई सी भी दीवार हो, आप प्लास्टिक लगाएंगे, लोहा लगाएंगे, अगर पतली चादर है लोहे की, डेड बॉडी फूलने के बाद वो फट जाती हैं और तब निकल आता है, जो स्मेल है वो बाहर आ जाती है, बदबू। खैर, वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए। वहाँ 17 मार्च को ये घर लौटी। दुर्गंध के कारण उसकी करतूत का खुलासा हुआ। इधर पुलिस उसके घर पहुंची, वो अपने माँ बाप के घर गई, अपना गुनाह कबूल किया। माँ बाप ने जो मुस्कान थी उसे पुलिस के हवाले किया और फिर सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा हुआ। इन 2 मामलों के अलावा शिवानी, रवीना, राधिका, ऐसे कई और महिलाएं हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे। एक खास गौर करने वाली बात यह कि इनमें से ज़्यादातर महिलाएं छोटे शहरों की रहने वाली थीं, लेकिन जघन्य अपराधों में नाम आने के बाद वो कई दिनों तक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहीं। इसको ध्यान रखिएगा कि छोटे शहरों की इसमें ज़्यादातर महिलाएं छोटे शहरों की हैं। और इस सवाल को भी ध्यान रख लीजिएगा कि आज भी छोटे शहरों में महिला की मर्जी शादी में पूछी जाती है। खैर, आगे चलते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। बिजनौर की शिवानी का मामला जान लीजिए। साल अप्रैल में बिजनौर की शिवानी ने पहले कहा कि पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बाद में खुलासा ये होता है कि उसने दीपक की गला घोंटकर हत्या की थी। अप्रैल का ये मामला है हरियाणा के भिवानी का। यूट्यूबर रवीना पर यह आरोप कि उसने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर पति को मार डाला, क्योंकि वो उसके सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से, सक्रिय रहने से नाराज था। जून में सांगली की एक महिला राधिका पर आरोप लगा कि शादी के 15 दिन बाद ही उसने अपने पति अनिल की हत्या कर दी। इन सभी मामलों की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी चर्चा हुई, मीम तक बनने लगे। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं कि महिलाएं अपराध क्यों करती हैं, उन्हें पुरुष अपराधियों से अलग क्यों देखा जाता है? क्या वो महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रदर्शन कर रही हैं, या वो ये दिखाना चाहती हैं कि अभी भी वो कमज़ोर हैं? आमतौर पर भारतीय समाज में इस तरह के मामले जो लगातार सामने आए, महिलाओं को उनके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो, ऐसे बहुत मामले नहीं आए, या उन्होंने कोई बहुत बड़ी योजना बनाकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया हो, इस तरह के मामले पहले नहीं आते थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे सामाजिक कलंक, जेंडर को लेकर समाज के कठोर नियम हैं, और भी वजह हो सकती हैं। अब थोड़ा सा इससे इतर चलेंगे। एक ब्रिटिश अपराध विज्ञानी है फ्रांसिस, इसे वो डबल डेविएंस थ्योरी का नाम देते हैं। ज़रा जल्दी से मोटी मोटी जानकारी इसकी ले लीजिए। डबल डेविएंस थ्योरी का सुझाव ये है कि आपराधिक न्याय प्रणाली महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। न्याय प्रणाली, ये उनका कहना है डबल डेविएंस थ्योरी का। आपराधिक न्याय प्रणाली महिलाओं के साथ भेदभाव करती है, पुरुषों की तुलना में अधिक कठोर दंड मिलता है, खासकर जब वो लिंग भूमिकाओं का उल्लंघन करती हैं। ये भेदभाव कानून के उल्लंघन और लिंग भूमिकाओं के उल्लंघन दोनों के लिए सजा के रूप में प्रकट हो सकता है। मिसाल कैसे दे रहे हैं वो? एक महिला जो हिंसक अपराध करती है, उसे न केवल अपराध के लिए बल्कि एक महिला के रूप में हिंसक होने के लिए उसकी आलोचना की जाती है, जबकि एक पुरुष के लिए हिंसक अपराध केवल अपराध के रूप में देखा जाता है। एक महिला जो अपराध करती है, उसे उन मानदंडों के उल्लंघन के लिए भी आलोचना की जा सकती है जो महिलाओं को देखभाल करने वाली, विनम्र होने की उम्मीद की जाती है। यही सब उम्मीद करते हैं ना आप महिलाओं से, इसी पर यह थ्योरी है। जबकि पुरुष के लिए अपराध एक व्यक्तिगत विकल्प के रूप में देखा जाता है। कुल जमा डबल डेविएंस थ्योरी महिलाओं के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में होने वाले भेदभाव की व्याख्या करने में मदद करती है। ये बताती है कि कैसे सामाजिक अपेक्षाएं और लिंग भूमिकाएं महिलाओं के अपराध करने के साथ साथ उनके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। कैसे आपराधिक न्याय प्रणाली महिलाओं के साथ पुरुषों की तुलना में ज़्यादा कठोर व्यवहार करती है। थोड़ा और बारीक चलते हैं। ये डेविएंस थ्योरी हो गई। अपराध शास्त्र के जो प्रोफेसर हैं GS वाजपेयी, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं, समाज महिलाओं से उम्मीद करता है कि वो देखभाल करने वाली हैं, कहना मानने वाली होती हैं। ऐसी महिला जो अपराध करती है उसे असामान्य माना जाता है। वाजपेयी ये भी कहते हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हत्या के आधे से ज़्यादा मामलों में उनके मौजूदा या पूर्व दोस्त शामिल होते हैं। 2022 NCRB का आंकड़ा, महिलाओं के खिलाफ 4,45,000 से ज़्यादा अपराध दर्ज हुए, लेकिन महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों का अलग से ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया। तो क्या एक और ये बड़ा सवाल रहेगा कि क्या इस मैटर के बाद रखा जाएगा?
इस कैटेगरी की भी जरूरत है। महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली एक्टिविस्ट हैं योगिता भयाना, उनकी राय अलग है। एक अखबार उनके हवाले से लिखता है, मीडिया ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाता है और दिखाता है कि केवल सोनम ने सब कुछ किया, जबकि इसमें पुरुष भी शामिल थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के साथ 4 और हत्या के आरोपी हैं। बाकी जो आरोपी हैं वो सबूत मिटाने के आरोप में हैं। योगिता भयाना की तरह जावेद अख्तर ने भी आरोपी महिलाओं के बारे में रिएक्ट किया। उन्होंने समाज को डबल स्टैंडर्ड बताया है। एक इंटरव्यू के दौरान राजा रघुवंशी और सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या पर जावेद ने कहा कि उनके मिक्स्ड इमोशंस हैं, इन मामलों को लेकर उनके मिक्स्ड इमोशन हैं। लेकिन वो सवाल उठाते हैं कि इन 2 महिलाओं ने अपने पतियों की हत्या कर दी और समाज हिल गया। फिर ऐसी महिलाएं भी है जो हर दिन दूसरे दिन जिंदा जला दी जाती हैं, हर दिन पीटा जाता है, तब समाज आक्रोशित क्यों नहीं होता? उन्होंने ये तर्क दिया है कि महिलाओं द्वारा की गई हिंसा से सदमा हो जाता है, निंदा होती है। देश भर में अनगिनत महिलाओं द्वारा जो दुर्व्यवहार झेला जा रहा है उस पर चुप्पी साध ली जाती है। उन्होंने कहा कि बड़ा बेशर्म समाज है। 2 औरतों ने मर्डर किया तो सब चौंक गए। इतने सालों से जो मर्द औरतों पर जुल्म कर रहे हैं उस पर किसी की जबान नहीं खुलती। अगर उन्होंने शादी के तुरंत बाद मर्डर किया तो पता करो कि उन्हें शादी के लिए मजबूर किसने किया था। क्या भारत के छोटे शहर की एक औरत के लिए शादी से मना करना आसान है? क्या वो ऐसा कर सकती है? खैर, ये जावेद अख्तर के सवाल है। मनोविज्ञान के जानकार ये भी कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के प्रति इस तरह के आक्रोश के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब शादी की बात आती है तो संस्कृति और समाज की अहम भूमिका हो जाती है। लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब इस बात को अपने आसपास के माहौल पर ऐसे इम्प्लीमेंट कर देखिए कि क्या वाकई शादियों से पहले महिलाओं की राय ली जाती है या परिवार अपनी मर्जी महिलाओं पर थोप देता है। बस इसी विसंगति पर फोकस कर रहा है महिला आयोग, ताकि एक रिश्ते को खूनी अंजाम पर पहुंचने से पहले रोका जा सके, पहले डिस्कशन किया जा सके, ताकि रिश्ता डेडली ना बन जाए। तेरे मेरे सपने, क्या उम्मीद की जाए कि जो आयोग जिसने देरी से ही सही पर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है वो कामयाब हो पाएगा और ये हेडलाइंस नहीं बन पाएंगी, ये सेंसेशंस नहीं बन पाएंगी और अब महिलाओं को देखने का नज़रिया बदलेगा। इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।